नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में। जहां आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपीपी जीएस स्पेशल क्लास प्रैक्टिस सेट। और आज हम देखेंगे कि यूपी स्पेशल में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे उसकी वन बाय वन, सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल के साथ देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन की संख्या जो आपको मिलेगी आज 15 है। 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और उस 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए हैं वो बताइएगा। प्लस कितने क्वेश्चंस के आंसर में आपको क्या क्या फैक्ट मिलेंगे वो उसको नोट करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्वेश्चंस की सीरीज को। और हमारा पहला ही क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश जीएस से। और उत्तर प्रदेश का जीएस में ये क्वेश्चन जो आपका आया है वो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्युमिनियम का कारखाना कहां पर स्थित है। इस जो कंपनी का नाम दिया है उस कंपनी का नाम है, ये जो है पहले कहाँ, रेणुकूट में है। और जिस कंपनी का नाम दिया उसका नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को कंपनी में बाक्साइड बाक्साइड से एल्युमिनियम बनाया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1958 में हुई थी। ये जो पड़ता है रेणुकूट वो कहां पड़ता है, सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक, सोनभद्र जिस नदी के नाम पर है उसका नाम है सोन नदी। सोन की एक सहायक नदी इसका नाम है रिहंद नदी। और रिहंद के पास एक बांध है जिसे रिहंद बांध कहा जाता है। इसके पीछे एक कृत्रिम झील है जिसको गोविंद बल्लभ पंत झील कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत झील कहा जाता है। पंत झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और गोविंद बल्लभ पंत झील के बारे में बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। बात कर ले सोनभद्र के बारे में तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। सोनभद्र सबसे ज्यादा 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, सबसे ज्यादा जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रहती हैं। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, खरवाड़ जनजाति। खरवाड़ जनजाति कौन सा नृत्य करती है, कर्मा नृत्य करती है। इतनी बातें आपको सोनभद्र और सोन नदी और हिंडाल्को से बनती हुई नजर आ रही हैं। इसको एक डिटेल नॉलेज में एक नजर में देख लीजिए, सारा का सारा कुछ याद हो जाएगा। कैसे हिंडाल्को बाक्साइड से, बाक्साइड इसका अयस्क है एल्युमिनियम का। हिंडाल्को कंपनी की स्थापना सन 1958 में हुई थी। ये जो रेणुकूट पड़ता है सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र सोन नदी किनारे, सोन नदी का सहायक नदी रिहंद नदी है। रिहंद नदी पर एक बांध है जिस बांध के पीछे एक झील है जिसको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत झील उसका नाम है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम हो चुके थे। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राज्य भी सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं और सोनभद्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है खरवाड़ जनजाति, जो कर्मा नाम का नृत्य करती है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस शहर में उद्योग एवं कांच का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। सबसे ज्यादा उद्योग, कांच उद्योग किस शहर में है, तो यह आपके फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद से जुड़ी हुई बातें को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिरोजाबाद ठीक है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी कहा जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने और किसको बसाया, जौनपुर, हिसार,
फिरोज शाह कोटला बनवाया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में पड़ता है। इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक, अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात कर ले तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, ब्राह्मणों पर क्या लगाने वाला, जजिया लगाने वाला पहला शासक। बात करें इसके बारे में तो सबसे ज्यादा गुलाम रखने वाला शासक, सबसे ज्यादा गुलाम रखने वाला शासक, सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करने वाला शासक। इतनी बातें आपको यहां से नोट करके जाननी है। ये आपका रिलेट करके फिरोजाबाद से सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। हिसार बाबू, हिसार पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है, और कुछ इससे जुड़ी हुई बातें जो होंगी आपको अगले वीडियो में बता दी जाएंगी। अगर आपको कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या छूट रहा है, हम आपको उसके बाद और भी बातें कनेक्ट करके बताते चले जाएंगे। कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीजें याद होती हैं, और जब चीजें याद होंगी तो आपके एग्जाम में उसके काम आएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है? तो बाबू परमाणु बिजली घर केवल उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, जो है नरौरा। और नरौरा किस जिले में पड़ता है? तो नरौरा पड़ता है आपका बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। और बुलंदशहर आता है आपके एनसीआर क्षेत्र में। एनसीआर क्षेत्र का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रेंज। क्या होता है? नेशनल कैपिटल रेंज। और नेशनल कैपिटल रेंज में 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। एनसीआर में 8 जिले आते हैं। 1 बाय 1 करके देखेंगे। 2 जिले बीबी नाम से हैं, 2 जिले जीजी नाम से हैं, 2 जिले एमएम नाम से हैं, मतलब एमएम नाम से हैं, और एक जिला आपका एसएच से है, और एक जिला आपका एच से है। तो अगर बी से बात करें तो बागपत और बुलंदशहर, जी से बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यम से बात कर लें तो एक मेरठ और मुजफ्फरनगर, और दूसरा अगर शामली और तो हापुड़। ये आपके 8 जिले हैं जो आपके आते हैं कहाँ पे? एनसीआर में। और बात करें अगर नरौरा की, तो नरौरा की जो स्थापना हुई थी बिजली घर की, सन 1951 में की गई थी। पहला परमाणु बिजली घर की बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, और अगर बात कर ले तो राजस्थान में है परमाणु बिजली घर, रावत भाटा नाम है उसका। ये कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है। उसके बाद बात करें कैगा, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और अगर बात करें कलपक्कम, ये आपका तमिलनाडु में है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से मिलती हैं। कुल टोटल भारत में 7 परमाणु बिजली घर हैं, जिसमें से कुछ का नाम मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। बाकी करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। टोटल परमाणु बिजली घर भारत में 7 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में नरौरा पड़ता है, बुलंदशहर में एनसीआर क्षेत्र का भाग है ये। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी। अगला चलते हैं। इसका सही आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसका सही आंसर है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली सुपर ताप परियोजना कहाँ चलाई गई थी? तो सोनभद्र में चलाई गई थी। सोनभद्र के बारे में पहले ही मैंने क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया। सोनभद्र के बारे में सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। और ललितपुर कहाँ है बबुआ? तो ललितपुर है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, और ये सीमा बनाता है किससे? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। एक ओर से झांसी से सीमा बनाता है। ठीक है, किससे सीमा बनाता है? झांसी से सीमा बनाता है। और झांसी से सीमा बनाने के कारण ये 3 ओर से झांसी से सीमा बनाता है। और इसी ललितपुर में बात करें तो दशावतार मंदिर है, दशावतार
अवतार मंदिर। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, उस 10 अवतार को इस मंदिर में निरूपित किया गया है, दिखाया गया है, इसलिए दशावतार मंदिर कहाँ पे है आपका? ललितपुर में, ललितपुर के देवगढ़ में है। कहाँ पे है? देवगढ़। देवगढ़ नामक स्थान पर दशावतार मंदिर है। अगर बात करें सबसे ज्यादा यूरेनियम किस देश में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई देश है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है तो वो है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये क्षेत्र है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाती है और यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम या फिर परमाणु से संबंधित कोई भी क्रिया करने में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसलिए यूरेनियम बहुत खतरनाक पदार्थ माना जाता है, जो कि भारत में बहुत कम ही मात्रा में मिलता है। छोटा नागपुर पठार में भी इसका कुछ क्षेत्र है जहां वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका महान कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो महान कवि अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाली के एटा में हुआ था। और थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो अमीर खुसरो के बारे में क्या बात हम कर सकते हैं? अमीर खुसरो जो थे, इनको भारत का तोता कहा जाता था। भारत का तोता क्या कहा जाता है बाबू? भारत का तोता कहा जाता है या तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 7 शासकों का समय देखा था। 7 शासकों का शासनकाल देखने वाले कवि हैं ये। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो ने अबुल फजल प्लस आईने अकबरी नामक पुस्तकें लिखी। आईने अकबरी नामक पुस्तकें इन्होंने ही लिखी थी। और अगर अबुल फजल के बारे में बात की जाए तो अबुल फजल ने ही तबले का आविष्कार किया है। तबले का आविष्कार इन्होंने किया। सितार का आविष्कार इन्होंने किया। कव्वाली गायन होता है, कव्वाली का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से मिलती हैं। अगर आपको कुछ और बातें यहाँ से रिलेट करके जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि सर ये वाली पॉइंट छूट रही है, आप इसको अपने क्वेश्चन में मैनेज कर दीजिएगा, मेंटेन कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल 15 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। अब आ जाते हैं संविधान के क्वेश्चन की तरफ। और संविधान के भी कुछ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन खूब उठाएगा आपका। कह रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में है। अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप सभी आंसर देंगे 368। ठीक, अगर आपसे पूछे किस देश से लिया गया है, तो आप नाम देंगे इसका दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 क्या है? डीपीएसपी है। और अगर बात करें हिंदी में इसका नाम, तो इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 21 में जल्दी कोई बताता नहीं है। भाग 21 में है संक्रमणकालीन शक्तियां। संक्रमणकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? भाग 21 से ली गई हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि कौन से भाग संविधान में पूछता है वीडियो में, और एग्जाम में भी पूछता है कि कौन से क्षेत्र से क्या लिया गया या कौन से भाग में किसका वर्णन है। तो आपको ये फॉरगेट नहीं करना है, किसी भी हाल में आपको ये याद करके ही चलना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछना नॉर्मल सी बात है। अगर आप इसको तैयार करके नहीं जाएंगे तो ये आपका ही घाटा है। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रखे हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये आपका बस रिवीजन क्लास चल रहा है। इसमें आपको सारी बातें एक बार रिवीजन जरूर करवाई जाएंगी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर पूरे संशोधन के बाद की बात करें, वर्तमान में टोटल जो भाग हैं वो 25 भाग माने जा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से भागों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए जो अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर 22 होगा। लेकिन भारत के संविधान में 3 बार बदलाव किया गया है। एक बार 4A जोड़ा गया, फिर 9A और B जोड़ा गया, फिर आपका एक बार 14A जोड़ा गया। ठीक, तो इतनी बार मिला के टोटल 3 संशोधन, 3 नए भाग जोड़े गए हैं, जिसमें 22 + 3 कर देंगे तो टोटल भागों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर 22 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बात करते हैं। कह रहा है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो संविधान को, भारत के संविधान को अलग अलग संविधानों का घर कहा जाता है, क्योंकि हर एक संविधान, हर एक देश से भारत ने संविधान ले रखा है। तो कह रहा है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये तीनों आपका सही है। तीनों जो है अमेरिका से ही लिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उसका पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठिन है, जो कि अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार को भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी न्याय कर दिया गया है तो उसका तो उसको देखा जाए कि जो न्याय किया गया है क्या वो सही है। जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, तीनों अमेरिका से ही लिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में ओजोन का अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन सही चुनने हैं। तो इसका सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की थोड़ी सी अगर बात करें, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी पोस्टमार्टम की जाए तो आपको पता होगा कि CFC गैस आपके घरों से निकलती है। और ये यूज कहाँ होती है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, यहाँ यूज होती है ये। और अगर बात कर रहे एयर कंडीशन या AC की, तो ये AC से ये गैस निकलती है। और ये किसको क्षरण करती है, तो ये ओजोन परत को हमारे क्या करती है, अवक्षय करती है ओजोन परत को। और ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में ये पाई जाती है। और अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर में। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है, इसकी जो मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है डॉप्सन में। ठीक, इसकी जो क्षरण की बात पता चली थी, वो बात पता चली थी सन 1988 में। और अगर इसकी क्षरण का क्षेत्र पता किया जाए तो आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है, सॉरी अंटार्कटिक। अंटार्कटिक अंटार्कटिक में इसके छिद्र का बात पता चला था। और ये कब पता चला था, सन 1958 में पता चला था। ठीक है, और कोई बात अगर ओजोन परत की छूट रही, हाँ इसको पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है, कवच भी कहा जाता है। और ये जो ओजोन परत बनी हुई है वो किससे बनी है, O3 से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको यहाँ से लेके चलनी है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ओजोन परत से ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और पूछी गई हैं। ये हाँ, ये डॉप्सन लिखा हुआ है बाबू, ये लिखा है डॉप्सन। इसकी जो मोटाई नापी जाती है ओजोन परत की, किस में नापी जाती है, डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक परसेंटेज वाली गैस कौन सी है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा है कौन सी, नाइट्रोजन गैस है। और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस है, तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस जो है हमारे वायुमंडल में वो है आर्गन। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस आर्गन, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है वो है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21% है, इसका जो परसेंटेज है वो 78% है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप चाहेंगे तो इसका सही आंसर अपने आप दे सकते हैं। कह रहे हमारे संविधान में मूल अधिकारों की को
किस संविधान से प्रेरित किया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो बाबू इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका से संविधान से हमारा मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकारों की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की या मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मूल कर्तव्य किस संविधान में है? तो यह है 4A में है, जिसको 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा का आधार किसे लिया गया? ये हमारे क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपके भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का अवधारणा। यही क्वेश्चन सिंपल है, इसको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सही आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, तो ये सही आंसर इसका यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से कहां से ली गई हैं? तो आपातकालीन शक्तियां जो ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? जर्मनी। इसका सही आंसर क्या है? जर्मनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो अगर बात करें तो संविधान में सबसे ज्यादा संविधान किसी जगह से लिया गया है, तो लिया गया है भारत शासन अधिनियम सन 1935 से, और यही इसका सही आंसर भी है। तो भारत शासन अधिनियम सन 1935 से भारत के मैक्सिमम संविधान के अनुच्छेद और भाग लिए गए हैं, जिसलिए भारत का गहरा प्रभाव इसी से पड़ा है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पढ़े आपको मिलते रहें तो आप अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़ जाइए, और जुड़िए ही नहीं, चैनल को पूरा सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर ये वीडियोस क्लासेस मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। रोहित आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।